चलो पढ़ाई करो। क्रोमोसोम, अब तक हम लोगों ने ये डिस्कशन किया है, ताजगी आ गई आवाज में अब तक डिस्कशन हम लोगों ने किया है क्रोमोसोम का, और बात कर रहे थे इस पर कि क्रोमोसोम जो होता है ये डबल क्रोमेटिड वाला भी होता है और सिंगल क्रोमेटिड वाला भी होता है। ये इस पर डिपेंड करता है कि हम सेल साइकिल की कौन सी स्टेज पर हैं। अगर सेल साइकिल में आफ्टर एस फेज हैं तो वो डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा, बिकॉज एक डीएनए से दूसरे डीएनए का निर्माण हो जाता है, ठीक, तब उनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। हम चर्चा इसी डबल स्टैंड वाले डबल क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम की कर रहे हैं। तो दरअसल में जब आप इसको देखते हैं क्रोमोसोम में, ये कुछ टर्म्स हैं आपसे पूछे जाएंगे। ये स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, और इसके चारों तरफ एक कवर होता है जिसको हम पेलिकल कहते हैं। ये प्रोटीनेशियस कवर होता है, इसको कवर किया रहता है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पेलिकल। यहां पे अगर हम देखें तो कहीं कहीं पर कॉन्स्ट्रिक्शन है, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, second, first, and this one is the secondary constriction. It is also known as NOR, nucleolar organizer region, and this one is known as satellite. ये इनके क्रोमोनिमेटा हम कह सकते हैं इनको, क्रोमोनिमेटा, और इनके सरफेस पर इस प्रकार से ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर नोन एज द क्रोमोमियर्स। हम इन्हें क्रोमोमियर के नाम से जानते हैं। दिस स्ट्रक्चर दैट इज क्रोमोमियर। एक चेयर है वहां से ले लो। अच्छा इधर है खाली तुम्हारी सीट। भागी आ रही, आराम से केबल नहीं टूट जाए। क्रोमोसोम, इसके क्रोमोनिमेटा पर ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर नोन एज क्रोमोमियर्स। ये क्रोमोमियर्स होते हैं, इनको क्रोमोनिमेटा कहा जाता है। ये यहां पर दिस वन, इसको अगर हम देखें तो ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहलाता है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है, बस इतनी सी चीजों से मुझे मतलब है। यहां पर क्रोमोसोम का जो किनारा होता है इसको टेलोमियर कहा जाता है। 3 मेयर दिख रहे हैं यहां पर, मेयर नहीं मियर। एक क्रोमोसोम का किनारा है दैट इज नोन एज टेलोमियर, टेलो स्टैंड्स फॉर किनारा, और ये क्रोमोनिमेटा है जो धागा है। ये कॉन्स्ट्रिक्शन है, सकरापन है। सकरापन 3 प्रकार का है यहाँ पर, 1 2 तो ये हो गए, बीच में ये है, तो इसको हम जो बीच में उसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। दोनों किनारे वाले सेकेंडरी हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। इसको हम जो किनारे पर स्थित है इसको हम नॉर बोलते हैं। नॉर स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। NOR स्टैंड्स फॉर, NOR का मतलब न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, दिस वन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज आल्सो नोन एज सेंट्रोमियर, हम इसे कह सकते हैं। पता है आपको सेंट्रोमियर क्या है? सेंट्रोमियर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों क्रोमेटिड, एक ये और दूसरा ये, एक पॉइंट से अटैच होते हैं, फिजिकल अटैचमेंट होता है। ये क्रोमेटिड्स हैं, आप इनको इस रूप में भी देख सकते हैं ऐसे। ये देखने में सिंगल थ्रेड लग रहा है लेकिन ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है, एक ये दूसरा ये, और ये क्रोमेटिड एक दूसरे से जहां पर जिस पॉइंट पर अटैच हैं, दैट पॉइंट ऑफ फिजिकल अटैचमेंट हियर इज नोन एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर। ये पूरा स्ट्रक्चर यहां पे आप देख पा रहे हैं क्रोमोसोम का। जिन ये सैटेलाइट जो होता है वो सभी क्रोमोसोम में नहीं होता, परंतु जिन क्रोमोसोम्स में पाया जाता है उनको हम सैट क्रोमोसोम्स कहते हैं, जिनमें पाया जाता है।
उन्हें हम सेट क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहेंगे? सेट क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स, अच्छा सेटेलाइट है क्या चीज़? ये नॉन जेनेटिक एलिमेंट है, ये नॉन जेनेटिक है, डीएनए नहीं है ये नॉन जेनेटिक है, परंतु ये मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिटी है, क्रोमोसोम की पहचान है, कुछ खास क्रोमोसोम की, जिनको हम सैटेलाइट के नाम पर सेट क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट क्रोमोसोम्स कहते हैं। द क्रोमोसोम्स हैविंग द सैटेलाइट। तो सैटेलाइट है क्या चीज, पहले ये जान लीजिए। सैटेलाइट ये एक मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिटी है इसकी, मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिटी इसकी एक पहचान है। ये नॉन जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखेंगे। क्रोमोसोम की अपनी विशेष पहचान है। Started from here, that just take photograph immediately. क्या हुआ? आंख में डस्ट? प्राइमरी की जॉब बहुत कठिन है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इसीलिए कहते हैं कि लेक्चरर हो जाओ। मेरी मिसेज 2009 की ज्वाइनिंग है उनकी, 1 साल सर्विस में जाने के बाद कभी नहीं गई। कितने साल होने जा रहा? 10-11 साल सर्विस ही छोड़ दिया, गई नहीं। कठिन जॉब है। जल्दी करिए। क्रोमोसोम आपके सामने है, 2 क्रोमेटिड से बना हुआ क्रोमोसोम। एक तो यहां पर क्रोमोनिमेटा देखना है, कल बता दिया था क्रोमोनिमेटा क्या है। अभी इस पर जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स इनको क्रोमोमियर कह रहे हैं, इन पर चर्चा हमने नहीं किया, ये क्या है बताएंगे अभी डिटेल इनका। कहीं कहीं पर ये सकरापन है, सकरेपन को इंग्लिश में हम कॉन्स्ट्रिक्शन कह रहे हैं। 2 प्रकार का है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 1 और 2, एक बीच में एक किनारे है, सबसे बीच में जो स्थित है उसको हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रोमियर। द सेंट्रोमियर इज द पॉइंट ऑफ फिजिकल अटैचमेंट ऑफ दीज 2 क्रोमेटिड्स, राइट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है, एंड दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कवर्ड विद ए प्रोटीनेसियस कवर दैट इज नोन एज पेल्कल। किससे घिरा हुआ होता है? पेल्कल से घिरा हुआ होता है। ये प्रोटीनेसियस शीथ होता है इसका, एक प्रोटीनेसियस शीट होता है जो इसको कवर करता है। सैटेलाइट यहां पर ये नॉन जेनेटिक एलिमेंट होता है, बिकॉज इट इज नॉट मेड अप ऑफ डीएनए, इट इज ए मॉर्फोलॉजिकल एंटिटी। इट इज आल्सो नोन एज ट्रावेंट, TRAUBANT, ट्रावेंट भी कहते हैं इसको। जिन क्रोमोसोम्स में सैटेलाइट पाया जाता है उन्हें हम सैट क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सैट क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स विद सैटेलाइट। chromosomes with the satellite known as sat chromosome। ऐसे क्रोमोसोम जिनमें सैटेलाइट है उनको हम सैट क्रोमोसोम्स कहते हैं। इस प्रकार के क्रोमोसोम्स की संख्या हमारे सेल के अंदर, सोमैटिक सेल में 5 पेयर है। 10 क्रोमोसोम्स होते हैं ऐसे, 5 पेयर्स। ट्वेंटी 23 सेट में से 5 सेट ऐसे हैं जो सैट क्रोमोसोम्स होते हैं, इनकी संख्या होती है 5। लिख लिया? कितने होते हैं? 5 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। सैट क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में होते हैं, जिनका संबंध किससे होता है? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन से, क्योंकि यहीं से न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइज होता है, न्यूक्लियोलस बनता है न्यूक्लियस में जो होता है। उसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे जब सेल ऑर्गेनेल पढ़ाएंगे, सेल बायोलॉजी में। फिलहाल हमको फोकस करना है क्रोमोनिमेटा, आपको समझा चुके हैं। इस पर जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या चीज़ है, इस पर हम जाएंगे, लेकिन इससे पहले हम क्रोमोसोम को टाइप में डिवाइड कर दें ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्स, कि कितने प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं। पूरा स्ट्रक्चर देख लिया आपने। सेंट्रोमियर पर
आरएनए की अधिकता होती है। यहाँ पर ये जो सेंट्रोमियर होता है, इट इज द पॉइंट ऑफ हाई रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पर आरएनए का निर्माण तेज होता है। कहाँ पर? इस पॉइंट पर। इट इज द पॉइंट ऑफ हाई रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए का कंसंट्रेशन इस पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, किस पर? सेंट्रोमियर पर। तो इस बात को आप मेंशन कर लेंगे कि ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी जो होती है वो सेंट्रोमियर पर काफ़ी अधिक होती है। ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इज एट हाई रेट इन सेंट्रोमियर। हो गया? अब चर्चा करेंगे हम इस डॉट लाइक स्ट्रक्चर पर। इससे पहले कि हम क्रोमोमियर पर आवें, थोड़ी सी बातें और समझ लें, फिर क्रोमोमियर पे आते हैं, क्योंकि फिर डिटेल पढ़ाएंगे आपको इसका। कुछ साधारण से सवाल पूछे जाते हैं कि क्रोमोसोम सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर कितने प्रकार का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम इज ऑफ 2 और 3 टाइप्स। देखेंगे बेसिकली डाइब्रेकियल और मोनोब्रेकियल क्रोमोसोम्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक मोनोब्रेकियल क्रोमोसोम्स होते हैं, मोनोब्रेकियल क्रोमोसोम्स, और दूसरे होते हैं डाइब्रेकियल क्रोमोसोम्स। मोनोब्रेकियल ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जिनमें केवल एक ही आर्म होता है, दूसरा आर्म इसमें अनुपस्थित होता है। ऐसे क्रोमोसोम को हम टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। अदर नेम ऑफ दिस वन इज टेलोसेंट्रिक। दिस वन इज आल्सो नोन एज द टेलोसेंट्रिक। टेलो माने किनारे पर, सेंट्रिक माने सेंट्रोमियर उपस्थित है। इनको हम टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं और इनको हम कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। जो सेंट्रोमियर होता है, इट इज प्रेजेंट एक्सट्रीमली एट द एंड, देयरफॉर यू फाइंड हियर सिंगल आर्म, ओनली वन आर्म। यहां पर क्रोमोसोम में केवल एक ही आर्म है और यह है सेंट्रोमियर। दिस वन इज सेंट्रोमियर। तो यहां पर जो सेंट्रोमियर है वो किनारे पर स्थित है। टीलो का मतलब होता है एकदम किनारे पर स्थित हो। सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। तो यहां पर एक ही आर्म इसमें पाया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा टेलोसेंट्रिक। तो टेलोसेंट्रिक को मोनोब्रेकियल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आर्म इसमें एक ही दिख रहा है। अब बाकी जो डाइब्रेकियल क्रोमोसोम है, इसमें 2 आर्म होते हैं, विद 2 आर्म्स। डाइब्रेकियल क्रोमोसोम्स विथ 2 आर्म्स। अब इसमें भी एक तो एक्रोसेंट्रिक होता है, दूसरा होता है सब मेटासेंट्रिक, और तीसरा होता है मेटासेंट्रिक। इस तरह से जो डाइब्रैकियल क्रोमोसोम होता है ये 3 कैटेगरी में है, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। ये जो एक्रोसेंट्रिक होते हैं इनमें क्या होता है कि जो छोटा आर्म होता है वो बिल्कुल पॉइंट लाइक होता है और बीच में होता है यहाँ पर सेंट्रोमियर, दिस वन इज द सेंट्रोमियर, एंड अगेन वन आर्म इज वेरी लॉन्ग लाइक दिस। तो ऐसा जो क्रोमोसोम है ये स्ट्रेट क्रोमोसोम है। दिस वन इज द स्ट्रेट क्रोमोसोम, राइट। ये आप देख रहे हैं यहां पर एक्रोसेंट्रिक, इट इज द स्ट्रेट क्रोमोसोम एज द सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम बट नॉट एट द एक्सट्रीम एंड। जैसे यहां पे आपने देखा था बिल्कुल किनारे पर है, तो यहां एकदम किनारे पर नहीं है, इसमें एक आर्म मौजूद है परंतु वो एक डॉट लाइक है छोटा सा, तो इसलिए पूरा क्रोमोसोम स्ट्रेट दिखता है। अगर हम सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की बात करें तो ये वी शेप होता है,
जे शेप होता है। इस क्रोमोसोम को हम जे शेप्ड क्रोमोसोम कहते हैं और इसे वी शेप कहते हैं। अब इसमें जो सब मेटासेंट्रिक होता है, इसमें एक आर्म छोटी होती है, दूसरी आर्म जो होती है वो बड़ी होती है, और सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है दैट इज दिस, ये है। तो ये जे के आकार का देखने में लग रहा है। तो ये शॉर्टर आर्म है इसका, दिस वन इज द शॉर्ट आर्म एंड दिस वन इज द लॉन्ग आर्म एंड दिस वन इज द सीएम। सीएम स्टैंड्स फॉर सेंट्रोमियर। तो इसको हम जे शेप क्रोमोसोम कहते हैं। तीसरा क्रोमोसोम जो है, इसमें दोनों आर्म इक्वल लेंथ के होते हैं। तो सेंट्रोमियर जो होता है, इसकी पोजीशन जो होती है, दोनों आर्म लगभग एक ही लेंथ के होते हैं। दिस वन, now the centromere is situated here, this one is the CM centromere and these are the two arms of chromosome. तो इसे हम मेटासेंट्रिक कहते हैं, where the centromere situated at the midpoint and both the arms are of equal length. तो इसीलिए ये V शेप होता है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं इसको। लिख लिया सभी ने? यहां पर एक स्ट्रक्चर और निकला, एक कैलकुलेशन और किया जाता है जिसको हम सेंट्रोमेरिक इंडेक्स कहते हैं। क्या होता है? दैट इज द सेंट्रोमेरिक इंडेक्स। व्हाट इज दैट? ये शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म इन दोनों का रेशियो होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ द शॉर्ट आर्म अपॉन लेंथ ऑफ द लॉन्ग आर्म, इट इज नोन एज सेंट्रोमेरिक इंडेक्स। लिख लेंगे इस चीज को। CMI, CMI स्टैंड्स फॉर सेंट्रोमेरिक इंडेक्स। सेंट्रोमेरिक इंडेक्स CMI equals to length of the short arm upon the length of लॉन्ग आर्म। जो वैल्यू आएगी वो CMI कहलाएगी। तो मोनोब्रैकियल क्रोमोसोम में क्या होगा? मोनोब्रैकियल क्रोमोसोम में एक आर्म है नहीं तो लेंथ उसकी 0 होगी। इसके लिए 0 अपॉन सर्टेन, मान लो x है, सब कुछ है उसकी लंबाई, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। जो टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं इनके लिए CMI 0 है, क्योंकि एक आर्म होता ही नहीं है और दूसरा आर्म होता है, तो लेट द लेंथ ऑफ दैट आर्म बी x मीटर। तो इसे डिवाइड करेंगे, वैल्यू 0 आएगी। 0 को किसी भी डिजिट से डिवाइड करेंगे, वैल्यू 0 आएगी। तो इसका जो CMI होता है, सेंट्रोमेरिक इंडेक्स, दैट इज 0। अब बाकी पर विचार करिए। जो जे शेप है और सब मेटासेंट्रिक, इन दोनों में लेस देन 1 होता है। इन दोनों के लिए, किसके लिए? एक्रोसेंट्रिक के लिए और सब मेटासेंट्रिक के लिए इनका जो CMI होता है, इट इज लेस देन 1, एक से कम होता है, क्योंकि इन दोनों में एक आर्म छोटी होती है, दूसरी बड़ी होती है। और जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है, इसमें दोनों आर्म की लेंथ क्या है? इक्वल है। तो इसलिए यहाँ पर जो सेंट्रोमेरिक इंडेक्स होगा, इट इज 1। तो इसके लिए एग्जैक्टली 1 होगा। CMI फॉर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, इट इज 1। इट्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन, आप आसानी से जान जाएंगे इन सब चीज़ों को।
अब आपसे पूछा गया कि 0 CMI किसका होता है, तो बोलेंगे आप टेलोसेंट्रिक का होता है। लेस देन 1 किसका है, तो एक्रोसेंट्रिक का है और सब मेटासेंट्रिक का है, और मेटासेंट्रिक का 1 होता है। और अगर कहेंगे इनको CMI के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, तो बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखा जाएगा, पहले क्या लिखेंगे, टेलो, फिर इससे बड़ा किसका है, एक्रो, फिर इसके बाद कौन है, सब मेटासेंट्रिक, फिर इसके बाद मेटासेंट्रिक है, ये है। तो सबसे बड़ा मेटासेंट्रिक दैट इज इक्वल्स टू 1 होता है। बढ़ते हुए क्रम में CMI है, कहते हैं इनको अरेंज को, इस तरह का सवाल भी पूछ लेंगे कि सेंट्रोमेरिक इंडेक्स के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, तो सेंट्रोमेरिक इंडेक्स टीलोसेंट्रिक का 0, एक्रो का सब मेटासेंट्रिक से कम, सब मेटासेंट्रिक का मेटासेंट्रिक से कम, मेटासेंट्रिक सबसे ज़्यादा, दैट इज इक्वल्स टू 1 होता है, ये है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डाइब्रैकियल एंड मोनोब्रैकियल क्रोमोसोम। डाइब्रैकियल का मतलब जहां पर दोनों आर्म मौजूद हैं, और मोनोब्रैकियल का मतलब जहां पर एक ही आर्म मौजूद है। कोई डाउट पूछ लीजिए, नो डाउट। अब बात हम करेंगे कि क्रोमोनेमाटा पर जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक्चुअली व्हाट इज दैट, हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्रोमोनेमाटा पर जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज क्रोमोमेयर की हम बात करें अगर, क्रोमोमेयर ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर होते हैं, डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर ऑन द क्रोमोनेमाटा, इन्हीं को हम नाम क्या दिए, क्रोमोमेयर। इनके लिए एक टर्म न्यू बॉडी भी यूज किया जाता है, लेकिन इनके लिए लेटेस्ट क्या चल रहा है, अब हम इन्हें न्यूक्लियोसोम कहते हैं। इसके पहले इनको जीन माना जाता था, जब जीन को हम जानते थे कि ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर, दानेदार स्ट्रक्चर, लेकिन ये जो जीन है ये दानेदार स्ट्रक्चर नहीं होता है, एक प्रकार का ये लंबाई होती है, DNA की एक लेंथ होती है, इसलिए हम अब क्रोमोमेयर को न्यू बॉडी और उसके बाद क्या जानते हैं, न्यूक्लियोसोम। और आप बिल्कुल सही समझ रहे होंगे कि हम इस समय अब डिस्कस करने चल रहे हैं न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमैटिन थ्रेड्स। न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमैटिन थ्रेड, इट वाज गिवन बाय P. आउटडेट, साइंटिस्ट का नाम क्या था, P. आउटडेट था। इन पर सवाल आपसे पूछेंगे, जो क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हमें समझाना है आपको। न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट गिवन बाय साइंटिस्ट का नाम था P. आउटडेट, ये साइंटिस्ट का नाम था। दो स्ट्रक्चर से आपको मतलब रखना है। इस डायग्राम में जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, हकीकत में ये कोर पार्टिकल्स होते हैं, ऑक्टामर कोर पार्टिकल्स, जिनको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक है। जिसे हम न्यूक्लियोसोम कह रहे हैं, दरअसल में ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। इनमें से एक होता है बीड और दूसरा होता है स्ट्रिंग। ये दो चीज़ों के बारे में आप जानिए, बीड्स एंड स्ट्रिंग। जिस प्रकार से मोतियों की एक माला बनाते हैं आप, तो मोती की माला बनाते हैं, तो मोती यहां पर कौन है, बीड है, और धागा कौन है, जिसको हम धागा कह रहे हैं, हकीकत में वो DNA है। इन्हीं दोनों से मिल करके क्रोमैटिन रूपी माला बनती है, जिसे हम जीवन डोर कहते हैं, लाइफ थ्रेड कहते हैं, है कि नहीं, ठीक है। किसे कहते हैं, ये जो बीड मोती किसमें पिरोई गई है, धागे में। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज द DNA, हकीकत में स्ट्रिंग एक DNA है। सबसे पहले हम इस बीड की बात कर लें। हम बात कर रहे थे कि न्यूक्लियोसोम के दो कंपोनेंट हैं, बीड्स एंड स्ट्रिंग्स। कॉन्सेप्ट हम जस्टिफाई करेंगे कि जैसे जब आप माला बनाते हैं तो धागे में मोती को पिरोया जाता है, कि मोती में धागे को पिरोया जाता है। कैसे करते हैं, धागे में मोती को पिरोया जाता है और माला बन जाती है। परंतु यहां पर हम ऐसी माला नहीं बना रहे हैं कि धागे में मोती में धागा पिरो रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम
धागे को मोती पर रख रहे हैं या मोती को धागे पर रख रहे हैं, ये जस्टिफाई करना है। यानी दो चीज़ें हमें समझना है कि ये बीड ऑन स्ट्रिंग है या स्ट्रिंग ऑन बीड है, चर्चा हमें इस पर करनी है। समझ गए ना कि धागा मोती पर है या मोती धागे पर है, ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम समझ तो ले ये मोती है क्या चीज़, कि यही मोती जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसी के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। दरअसल में जो मोती है ये ऑक्टामर कोर पार्टिकल होती है, ऑक्टामर कोर पार्टिकल होती है। तो पहले उस ऑक्टामर कोर पार्टिकल का स्ट्रक्चर समझ लें क्या होता है, इसको मिटा रहे हैं। दो चीज़ें समझ गए ना, बीड और स्ट्रिंग। तो कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है बीड ऑन स्ट्रिंग, नॉट द स्ट्रिंग ऑन बीड। कौन किसके ऊपर है, मोती धागे पर है, बीड ऑन स्ट्रिंग पढ़ना है। कैसे, तो पहले बीड समझ लीजिए, बीड क्या चीज़ है। कन्या समझ पा रही हो, मोती, एक मोती ऐसी होती है कि धागा उसमें पिरो देते हैं, एक ऐसी होती है कि फूल में फंदा दे देते हैं धागे का और बांध लेते हैं, पिरोते नहीं हैं। तो यहाँ पिरोना नहीं है, फंदा देना है। अब ये जो पहले तो हम बीड की बात करें, ये है क्या चीज़, तो बीड जो है ये ऑक्टामर कोर पार्टिकल है, ऑक्टामर कोर पार्टिकल है, ऑक्टामर कोर पार्टिकल। ऑक्टामर किस चीज का, हिस्टोन ऑक्टामर है। हिस्टोन ऑक्टामर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल इस पैकेट में उपस्थित हैं। ये जो पैकेट है, अगर इसका हम डायमेंशन देखें इस प्रकार से, अगर इसे देखें ऐसा होता है, ये ऑक्टामर कोर पार्टिकल। इसके अंदर पैकेजिंग है किसकी, H2A, H2B, H3 और H4, इन सभी के प्रत्येक के 2-2 मॉलिक्यूल, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 8। कितने मॉलिक्यूल होंगे, 8 मॉलिक्यूल होंगे। H2A, H2B ये सब हिस्टोन्स हैं, हिस्टोन प्रोटीन हैं। किसके अंदर पाए जा रहे हैं, एक बीड, ये कि पैकेट, मान लो ये एक पैकेट है, इस पैकेट में H2A, H2B, H3 और H4 ये हिस्टोन मॉलिक्यूल्स हैं। एक एक मॉलिक्यूल के 2-2 मॉलिक्यूल यहां मौजूद हैं, तो 4 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करके संख्या कितनी आएगी, 8 हो जाएगी। तो 8 मॉलिक्यूल तो यहां पर मौजूद हैं इसमें, इस कोर पार्टिकल के अंदर। अब ये अगर हम देखें कि इसका डायमेंशन कितना होता है, तो ये जो डायमेंशन आप देख रहे हैं, इधर से नापते हैं, इसका ये जो डायमेंशन है इतना हिस्सा, ये इसकी हाइट है, हाइट इसकी 6 नैनोमीटर है। कितनी है, 6 नैनोमीटर है, या 60 एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं आप। चाहे आप इसको 6 नैनोमीटर कहिए या इसको 60 एंगस्ट्रॉम कहिए। चूंकि ये एक सिलिंड्रिकल बॉडी अपीयर हो रही है यहां पर, तो सिलिंड्रिकल बॉडी अगर है तो इसका डायमीटर होगा, ये इसका जो डायमीटर है इट इज 11 नैनोमीटर, राइट, दिस वन इज 11 नैनोमीटर। तो इसका जो रेडियस होता है इट इज हाफ ऑफ दैट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 5.5 नैनोमीटर बोलेंगे, 5.5 नैनोमीटर। जो डायमीटर होता है 11 नैनोमीटर है और इसका जो रेडियस होता है इट इज जस्ट हाफ ऑफ दिस, दैट इज 5.5 नैनोमीटर। ये जो कोर पार्टिकल है एक सिलिंड्रिकल बॉडी है जिसका डायमीटर 11 नैनोमीटर है, इसकी जो हाइट है ये 6 नैनोमीटर या 60 एंगस्ट्रॉम है। और इस सिलिंड्रिकल बॉडी में या कोर पार्टिकल के अंदर, इसको हमने ऑक्टामर क्यों कहा है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन्स ऑफ 4 डिफरेंट टाइप, 2 ऑफ ईच। तो H2A के 2 मॉलिक्यूल, H2B के 2 मॉलिक्यूल, H3 के 2 मॉलिक्यूल एंड H4 के, तो कुल मिला के कितने हो गए, 8 मॉलिक्यूल हो गए, इसीलिए नाम पड़ा इसका ऑक्टामर कोर पार्टिकल कहते हैं इसको। बात समझ में आ गई। डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे इसका। आपको ये इतना जानकारी होनी चाहिए कि जो स्ट्रिंग है हमारा, जो डीएनए है वो कौन है, वो ये है। जो हमारा डीएनए है वो कौन है, वो ये है, दिस वन। तो इसकी चौड़ाई कितनी है हम बता चुके हैं आपको, इसकी चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉम है। और 2 नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी कितनी है, तो बोल रहे हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम है। ये दोनों चीजें हमें याद रखनी है। 2 बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम, ये याद रखनी है। एंड द विड्थ ऑफ दिस वन दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम, इसकी चौड़ाई। ये ऐसा फीता है जिसकी चौड़ाई कितनी है,
20 एंगस्ट्रॉम है। तो अगर हम इसको इसके चारों तरफ लपेटें तो अधिकतम कितने राउंड हो सकते हैं? अरे भाई, एक राउंड में दो नैनोमीटर ले लेगा, यानी कि 20 एंगस्ट्रॉम, और है कितना, 6 नैनोमीटर। तो एक फेटा लगाने पर ये क्या करेगा, 2 एंगस्ट्रॉम कवर करेगा। दूसरा फेटा लगाएंगे तो 2 एंगस्ट्रॉम कवर करेगा, 4 हो गया। तीसरका लगाएंगे तो पूरा कवर कर लेगा। अर्थात अगर हम डीएनए रूपी फीते को इसके चारों तरफ लपेटें तो राउंड कितने लगेंगे? क्या है, कहीं आवाज हो रही है? कोई बात नहीं, कोई यहां पर भूत ऊत नहीं है। नहीं, चूहा नहीं है कोई। आप क्या तो कोई पैर वैर इधर उधर कर रहा है? हाँ, पैर कोई मार रहा हो, कट 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 ऐसे, या कुछ होगा। चलो ध्यान रखो इस पर, चाहे जो आवे। सांप नहीं आएगा बस नीचे। तो आप देख रहे हैं कि इस कोर पार्टिकल पर वहां भी कुछ नहीं है, वहां भगवान का मंदिर है, प्रपोज्ड मंदिर है, अभी बना नहीं है, वो प्रपोज्ड है। तो इस पर अगर हम देखें तो 2 नैनोमीटर इधर, 2 नैनोमीटर ये, 2 नैनोमीटर ये, 6 हो जाएगा। तीन राउंड अगर डीएनए का होता, हकीकत में 3 राउंड होता नहीं है। आप कहेंगे साहब, हाँ 1.25 होता है। कह रहे हैं कि साहब आप इसके पीछे, राउंड के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? दरअसल में फंदा लगा रहे हैं, किसका? डीएनए का। इसको फांसी नहीं देना है, इसका फंदा लगा करके मोती को होल्ड कर रहे हैं, और फिर ऐसे एक माला बन जाएगी मोतियों की। अब इसके चारों तरफ अगर हम ये कह रहे हैं कि डीएनए का एक फेटा लगाते हैं तो डीएनए के कितने नाइट्रोजन बेस कंज्यूम हो जाएंगे, हमें ये निकालना है। तो पहले हम ये निकालेंगे कि ये दूरी कितनी बनेगी। तो अगर एक बेलन है, सपोज करो कि ये आपका बेलन है, ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। अब इसके चारों तरफ कोई धागा अगर लपेटेंगे तो धागा इसकी कितनी दूरी तय करेगा, बता सकते हैं आप? धागा कितनी दूरी तय करेगा? चली गई दूरी इसके सरकमफ्रेंस के बराबर 2 पाई आर होगी। अरे जाहिर सी बात है भाई, ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है ना, तो अगर कोई धागा इस बेलन पर लपेटेंगे तो चली गई दूरी इसके परिध के बराबर ही तो होगी ना। परिध समझते हैं, सरकमफ्रेंस, इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। एंड हाउ द circumference ऑफ सिलेंडर इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला दैट इज 2 पाई आर। हियर द पाई इज 3.14, तो 2 पाई आर चाहे 22/7 कहो चाहे 3.14 कहो, बात तो एक ही है ना। तो 2 पाई आर से निकालेंगे। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम इसके चारों तरफ कोई धागा लपेटना चाहते हैं तो इसका ये मतलब हो गया कि इसके सरकमफ्रेंस के बराबर वो डीएनए दूरी तय करेगा। ये बात समझ में आ गई? आइए आप कहते हैं साहब लपेटो इसको, तो लपेटेंगे तो 2 पाई आर कैलकुलेट करेंगे। 2 पाई आर से कितना मिलेगा? 2 पाई, पाई मीन्स 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 5.5 अगर आप नैनोमीटर में निकालते हैं तो, ठीक है। और अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में निकालते हैं तो 55 एंगस्ट्रॉम कर देंगे, 55 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में नहीं निकालेंगे क्योंकि जो बेस पेयर के बीच की दूरी है 3.4 वो एंगस्ट्रॉम में है, तो अगर वो एंगस्ट्रॉम तो इसको भी एंगस्ट्रॉम में कर लो। तो ये आ रहा है, जब इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा कितना? अप्रॉक्स 340 आएगा। 340 से ज़्यादा आएगा थोड़ा, जब कैलकुलेट 344 मान लो, हम उसे 340 अप्रॉक्स मानते हैं। कितना मानते हैं? 340 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्स मानते हैं, ठीक है। कितना? 340 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्स मानते हैं। तो अब इस दूरी में, जो इतनी दूरी है, इसमें नाइट्रोजन बेसेज कितने समाप्त हो जाएंगे? तो कह रहे हैं कि 2 बेस पेयर्स के बीच की जो दूरी है उससे इसको भाग दे दो, जो वैल्यू आएगी उतने बेस पेयर कंज्यूम हो जाएंगे। तो 3.4 से अगर हम डिवाइड कर दें इसको तो वैल्यू कितनी आएगी? अप्रॉक्स 100 आएगी, अप्रॉक्स 100 बेस पेयर आएगी। हम नहीं कहते कैलकुलेट कर लो, गुणा भाग कर लो, मैथमेटिक्स तो हो नहीं तो थोड़ा कमजोर होगे जरूर बायोलॉजी वाले, लेकिन बहुत आसान चीज़ है। ये सिलेंडर है और इसके चारों तरफ कोई अगर धागा आप लपेटते हैं तो इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर दूरी चलेगा। सरकमफ्रेंस को 2 पाई आर से निकालते हैं, आर हमने यहाँ दे रखा है 5.5 नैनोमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 55 एंगस्ट्रॉम। 55 एंगस्ट्रॉम दूरी ले लेंगे, 3.14 ये पाई की वैल्यू है और 2 से मल्टीप्लाई, वैल्यू कितनी आएगी? 340। इस 340 को 3.4 से भाग दे देंगे आप, तब आपको अप्रॉक्स क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस मिलेगा कि इतनी दूरी में कितने नाइट्रोजन बेस कंज्यूम होंगे। तो दैट इज कमिंग इक्वल्स टू 100। लेकिन ये जो वैल्यू है ये कैलकुलेशन की है, ऑब्जर्व्ड जो वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो कितनी आती है? 80 आती है, 80 बेस पेयर आती है। ये जो 100 है इसको हम राउंड कर रहे हैं, अब कितने के बराबर है? इसको अप्रॉक्स कर रहे हैं हम, इसको अप्रॉक्स कर रहे हैं 80 बेस पेयर के बराबर हम मानते हैं, क्योंकि यही सर्टिफाइड वैल्यू है। कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत प्लस माइनस होने पर, लेकिन हम राउंड फिगर किसका क्या ले रहे हैं?
दैट इज 80 ले रहे हैं। 80 बेस पेयर एक चक्कर लगाने में डीएनए इसको कवर करेगा। ये बात समझ में आ गई। अब इस कोर पार्टिकल के हिस्से में मौजूद नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने हैं? मौजूद नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने हैं? तो कह रहे 146 मौजूद हैं। कितने मौजूद हैं? 146 मौजूद हैं। और एक चक्कर में जो नंबर ऑफ बेस पेयर कंज्यूम हो रहा है वो कितना है? तो 1 राउंड ऑफ डीएनए, ये नोट करेंगे कि 1 राउंड ऑफ डीएनए अराउंड सीपी, अराउंड कोर पार्टिकल कंज्यूम्स, कितना कंज्यूम कर रहा है? 80 बेस पेयर्स ले रहा है। तो 2 राउंड में कितना लेगा? 2 राउंड्स takes 160 base pairs, but the number of base pair available for core particle is 146। आपके पास 200 160 का हिसाब तो आपने कर लिया कैलकुलेशन से, लेकिन नंबर ऑफ बेस पेयर उपलब्ध कितने हैं? केवल 146। इसका मतलब ये हो गया कि ये कंप्लीट 2 राउंड नहीं ले पाएगा। 2 राउंड कंप्लीट डीएनए का इसके चारों तरफ नहीं हो पाएगा। क्यों? ये सभी लोग समझो इसको, जो नहीं समझ पा रहे हो फिर से पूछ लें, हम फिर बता दें। कन्या थोड़ा बहुत रिलैक्स बैठी हो, समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेट किया इसको? बहुत आराम से बैठी हो। हाँ बताओ, समझ में आ रहा है ना? ऐसे स्टूडेंट को हम तुरंत समझ जाते हैं वो समझ नहीं पाया। पहली चीज तो आराम का मामला है, अपन की चॉइस का मामला है कि नहीं? तो हम आराम से कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं, तो ये आराम का मामला से काम नहीं चलेगा। बी अलर्ट, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ये एक मोती है, ये सिंपली इसको समझाने दो। ये एक मोती है, बेलनाकार मोती है ये। अब बेलनाकार है तो इस बेलन पर अगर एक राउंड हम चलें तो चली गई दूरी इसकी परिधि के बराबर होगी या नहीं होगी? सरकमफ्रेंस घुमाओ इसका, और उस घुमाव की दूरी कितनी होगी? 2πr से कैलकुलेट करेंगे। हमने आपको डायमेंशन दे रखा है, कितना है? 11 नैनोमीटर इसका व्यास है, यानी कि इसका डायमीटर है। तो रेडियस कितना है? आधा इसका, 5.5 नैनोमीटर। इसको हम एंगस्ट्राम में बदल लें तो 10 से गुणा कर देंगे इसको, और तो 55 एंगस्ट्राम हो गया। तो 55 एंगस्ट्राम यहां रखा, और पाई की वैल्यू 3.14 है, तो पता ही होगा कांस्टेंट होता है, और 2 से भाग दे, 2 गुणा कर देंगे तो ये वैल्यू इतनी आई। कैलकुलेशन पे कैलकुलेट कर लेना मोबाइल पर, 340। अब आपको पता है कि 2 बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी है? 3.4 एंगस्ट्राम लिखा हुआ है यहां पर, बताया था डीएनए पढ़ाए थे। तो 3.4 से अगर हम भाग दे दें तो हमें यह पता चल जाएगा कि इतनी दूरी में कितने बेस पेयर आएंगे। तो 3.4 से जब इसको भाग देंगे तो 100 आएगा, लेकिन ये तो इसका कैलकुलेशन हो गया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इतनी आती है 80 बेस पेयर। तो हम ये मानेंगे कि एक राउंड में नाइट्रोजन बेस पेयर कितने कंज्यूम हो रहे हैं? 80 बेस पेयर। कह रहे हैं 2 राउंड लेंगे तो कितने आएंगे? 160, लेकिन मौजूद हैं कितने? केवल 146 है। बट द अवेलेबल बेस पेयर कितने हैं? बट द अवेलेबल बेस पेयर इक्वल्स टू 146 ओनली। केवल कितने हैं? 146 बेस पेयर है। तो क्या 2 राउंड लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। कितना राउंड लेगा? तो टोटल नंबर ऑफ राउंड कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ राउंड ये हो जाएगा 1.25 राउंड होगा, या 1.75 राउंड होगा, ठीक है, या 1 and 3/4 राउंड होगा। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। तो अब एक क्वेश्चन आपका यहां पर 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। ये हाइट कितनी है? 6 नैनोमीटर। डायमीटर कितना है? रेडियस कितना है? एक राउंड में नंबर ऑफ बेस पेयर 80, तो टोटल नंबर ऑफ राउंड कितने? 1.25 राउंड है। नंबर ऑफ बेस पेयर अवेलेबल कितने हैं? यहां पे लिख दिया है कितने। ये सब सवाल पूछे जाते हैं कि कोर पार्टिकल के हिस्से में नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस कितने आएंगे? 146। क्या ये उपलब्ध है ना? ये इतना ही इसको मिलेगा, इतना ही मिलेगा। डीएनए जब निकाला गया, काउंट किया गया तो इतना ही आया, 146, ठीक है। और एक राउंड में 80 लग रहा है, तो बता दिए कैलकुलेट करके 1.25 राउंड चलेगा। जी हाँ, फिक्स है, वो कैलकुलेट किया, उसको निकाला है कि इतने नाइट्रोजन बेस होंगे यहां पर। तो सवाल आपसे जब भी पूछा जाए कि नंबर ऑफ बेस पेयर अवेलेबल फॉर कोर पार्टिकल इक्वल्स टू, बताएंगे आप 146 होगा।
क्लास में बच्चों से मुलाकात हुई? कभी आएंगे भी नहीं वो तभी वो तभी आएंगे जब उनको स्कॉलरशिप वगैरह लेनी होगी। सरकारी सिस्टम में बहुत, बताइए, सरकार उनके लिए खीर की व्यवस्था कर रही है, फलों की व्यवस्था कर रही है, और प्रधान जी खा जा रहे हैं सब। प्रधान जी खा जाते हैं, बच्चों को नहीं मिलता है। ये ऐसे बच्चों के लिए जो मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं गांव में, जिनको खाना अच्छा नहीं मिलता, उनके लिए है मिड डे मील व्यवस्था की गई, और ऊपर से सब बच्चों को अकाउंट में दे रहे हैं। अब खिलाते नहीं, सीधे अकाउंट में भेज देते हैं। चलिए, बताइए, इन बच्चों को खीर खिलाई जा रही, फल खिलाया जा रहा। हम लोग एक थे, बच्चे थे, जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते थे तो हमारे गुरुजी मारते थे डंडे से, मुर्गा बना दिन जाता रहा, हम मारते, कहीं मुर्गा बन जाओ, मुर्गा बन गए, कहीं पिठी अब धर 4-5 ईंटा। तो गुरुजी हमें कहा, बेटा जोड़ के बताओ 2 + 2 क्या होता है? गुरुजी हम ना जानी, तो कहें मारे का। अब वो मुर्गा बन गए, तो कहे पिठी अब धर 2-3 ईंटा। तो मुर्गा बनने से उनको बिल्कुल संकोच नहीं था, वैसे उनके मन ना भरा, कहीं ने कहा सजा वहीं और दो, तो झुका कहीं ईंटा धर करे खोपड़िया पे, तो पिठिया पे ईंटा दे दिए, उसके बाद कहें चल बेटा कुकरू कू, तब वो चलवाते थे मुर्गा बनाकर। इतना टेरर था टीचर के नाम का, टीचर के नाम का बहुत टेरर था। और आज की क्या स्थिति है? आज सीबीएसई बोर्ड कहता है बच्चों के साथ आप फिजिकल नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते, उनको डांट नहीं सकते हैं। तो इसलिए आजकल के बच्चे मन के सच्चे हो गए हैं, पढ़ो साले तुम, पढ़ो फिर तुम। छोटे छोटे बच्चे नहीं पढ़ोगे, जाओ आवारागर्दी करो, क्या फर्क पड़ता, मास्टर क्या जाता। और आजकल के मास्टर, पहले के गुरुजी क्या होते थे, साइकिलिया से आते थे, है ना। अब गुरुजी आते थे तो खेत पे आते हुए पगडंडी पे दिखाई दे जाते थे, गांव में खेत ही होता था और स्कूल होता था। तो गुरुजी दूरिये से दिखाई पड़े साइकिली से आवत हैं, तो हम लोग कहें मुंशी जी आवत हैं, मुंशी जी आवत हैं। अब वही में से कुछ जो बहुत नेक बच्चे होते थे वो चले जाते थे दौड़ते दौड़ते, गुरुजी, इतना रिस्पेक्ट होता था। अब पता लगे गुरुजी के साइकिलिया हथवा में लेके वहीं ढकेलत लेके चला हुए, और गुरुजी गर्व महसूस करते थे कि मेरा स्टूडेंट मेरी साइकिल खींच के ले चल रहा है। क्या क्या रुतबा था वहाँ गुरुजी का। और गुरुजी अगर बोल दीन तो फिर समझ लो कि फिर मामला सही है। बहुत मारते थे हमारे गुरुजी, एक आठी ऐसे रहे जो नहीं नभिया पकड़ के उठा लेते हैं ऐसे। कहें कल तू याद की ना याद की, कहें गुरुजी ना याद, कहें रुक तो बताई, ये कहाँ है नभिया तोर, वैसे पकड़ के लप से पकड़ो, उठाओ ऐसे ऊपर नीचे, और 2 बार अम्बलिकल कार्ड जो जहाँ पे होता था अटैच। अब सोचिए जरा कि क्या स्थिति होती होगी, हैं। कनवा इसे पकड़ लिए, उसके बाद कहे गर्म भवा कि ना बताओ, ऐसे मलई है कार्टिलेजिया, ये रगड़े ऐसे। अरे साहब क्या सजा देते थे वो लोग। लेकिन अगले दिन फिर डर के मारे रतिया भर पढ़ करके जाते थे, सुना देते थे, गुरुजी आज ये टेबल हम रट के आए हैं। ऐसे गुरुजी नहीं रह गए, ऐसे बच्चे नहीं रह गए, और ना गुरु और शिष्य के बीच में इतना प्यार रह गया। वो सारी चीज़ें थी, लेकिन वो सारी चीज़ें भिन्न उन्न रटा के भेजते थे, भिन्न समझते हैं ना, हाँ, ये फ्रैक्शन वगैरह सब बता के वहाँ से भेजते थे। अरे क्या बात है, क्या कैलकुलेशन था, और इतना डेडिकेशन कि जिसका जवाब नहीं। पैसा बहुत कम मिलता था, 400-500 रुपये उनकी तनख्वाह होती थी। आज लाखों में तनख्वाह है, घर बैठकर वहाँ स्कूल में बैठकर पॉलिटिक्स करते हैं मुलायम सिंह मायावती की। अध्यापन कला जो होती है वो सेटिस्फैक्शन के लिए होता है कि हम पढ़ा रहे हैं। जिस दिन हमारा लेक्चर बहुत अच्छा होता है, हम रोज़ फील करते हैं, अभी जब ये क्लास पढ़ा कर हटेंगे यहाँ से तो कॉलर टाइट कर लेंगे, घरवाली चाहे जितना डांटे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं, कि इतना टाइम दिए हो वहाँ पर क्या है। तो हम खुश होकर यहाँ से जाते हैं कि साहब क्या आज एकदम फिट हैं हम। और खाना तुरंत भूख लगती है, नींद आ जाती है, आराम से दिन भर पढ़ाए हैं, थके हैं तो नींद आ जाती थी। तो ये है, दिमाग में बिल्कुल खुराफात का समय नहीं है, एकदम से नहीं है, ये सब होता था। आप भी एक अच्छे टीचर बनिए आगे चलकर, है ना। जितने लोग, जिनका भी अपॉइंटमेंट होगा वो ऐसा कर दीजिए कि इतिहास कायम हो जाए उस इंटर कॉलेज में जहाँ पढ़ाने जाएं आप, बिल्कुल एकदम से। कल अभी हमने एक वीडियो अपलोड किया था आप लोगों को, छोटा सा क्लास का नमूना दिखाया था कि हाउ स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन क्लासरूम, इतनी कड़ाके की सर्दी में। और ये लोग कहते हुए नहीं थकते हैं कि बच्चा ही नहीं आता पढ़ने, और हमने उनको दिखाया, देखो बच्चा कैसे आता है, मेज पर बैठा हुआ पलोथी मारकर बैठा है। एक बच्चा उसमें से स्टूल उठा पकड़ा रहा है अपनी बहन जी को, कह रहा है बहन जी ले लो ये स्टूल ले लो, इधर बैठो। हम कहे वाह क्या बात है, सब एक दूसरे को बैठा रहे हैं, बैठो बैठो क्लास में, कितना बढ़िया। ये तो हमको वही गुरुकुल वाला दिखाई दिया कि सब बच्चे पढ़ने आए, वास्तव में फील होता है कि बच्चा वास्तव में पढ़ने आया, बदमाशी करने नहीं आया है, इसको आप जानिए। और ये लोग जो है, बच्चा आता ही नहीं पढ़ने आजकल। अरे सिंह साहब, आपके ज़माने के जो पहले की बात कर रहे हो ना, उस समय बच्चा पढ़ने आता था, अब नहीं आता। तो जब कहते थे कि बच्चा नहीं आता, हम कह ले देखो बच्चा आता है, देखो तुम्हारे सामने है, पढ़ाओ इसको, चलो बुला दिया हम, समारोह तू आज पढ़ोगे करो। अगले दिन बिल्कुल पता लगा आज 150 आए हैं, कल या 5 आई हैं, ना पढ़ाओ। ये है, तो वो है परंपरा है ये। इसलिए टीचिंग जो है एक प्रकार का पैशन है, ये आप शौक है इसका आपका।
और जिसने इसको एक सर्विस समझा बेकार है, वो अच्छा टीचर नहीं हो सकता। चलो, तो वह तब कैलकुलेशन में बतावत रहे गुरुजी, बताओ पाई है 22/7 होता है, कैलकुलेशन करो तो 3.14 ही निकले, गुणा कर लियो इसे। तो ये सारी चीजें कैलकुलेशन समझ में आ गया ना। कितना राउंड लेगा? 1.75 राउंड लेगा। कौन? न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ डीएनए लेगा। ये कोर पार्टिकल है, न्यूक्लियोसोम नहीं है अभी, ये ऑक्टामर कोर पार्टिकल है। तो आइए इसका राउंड लगाते हैं, राउंड लगाते हैं इसमें, डायग्राम कंप्लीट करते हैं इसका। इसके चारों तरफ हम डीएनए का राउंड लगाते हैं। ये देखिए इस प्रकार से ये इस पर राउंड ले रहा, ऐसे। अब ये जो H1 होता है वो यहां पर स्थित होता है। H1 अंदर नहीं होता, बल्कि H1 कहां पर है? दिस वन है। H1 माने हिस्टोन 5 प्रकार के होते हैं ना, तो 4 तो अंदर होते हैं और H1 बाहर होता है। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ कोर पार्टिकल। H1 न्यूक्लियोसोम का हिस्सा नहीं है, ये बाहर होता है। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है। नीले कलर से जो यहाँ पे हमने दिखाया है, इसी को हम स्ट्रिंग या धागा या इसी को डीएनए बोलेंगे, या इसी को हम डीएनए कहते हैं। जो इसके चारों तरफ राउंड कितना ले रहा है? टेक्स 1.75 राउंड अराउंड द कोर पार्टिकल, अराउंड द कोर पार्टिकल सीपी, और इसमें 146 बेस पेयर कंज्यूम हो जाते हैं। कंज्यूम्स 146 बेस पेयर्स। ये है, ये आंकड़ा आपको याद रहना चाहिए। यही है ये कोर पार्टिकल जिसके चारों तरफ डीएनए यहां पर राउंड ले रहा है। डायमेंशन का कैलकुलेशन हमने आपको सारी बातें बता दिया इसमें। तो डीएनए इसके चारों तरफ करेगा, H1 बाहर से रहेगा, इट इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द कोर पार्टिकल। लिख लिया सभी ने? अब ये जो कोर पार्टिकल्स होते हैं ना, एक दूसरे से लिंकर से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? लिंकर से। जो कोर पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से लिंकर से जुड़े होते हैं। आप इस डायग्राम के बाद लिंकर भी समझ लीजिए। यहां पर ये लिंकर है, ये है आपका डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए, दिस वन, दिस वन। इसके अंदर कौन है? अभी लिखा है मैंने H2A, H2B, H3 एंड H4। H2A, H2B, H3 and H4 and histone 1 H1 present outside. This one is the H1. Now take the midpoint from here. यहाँ से यहाँ तक का ये लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक मिड पॉइंट ये इधर ये लेंगे, ऐसे इधर लेंगे। ये प्रत्येक सेगमेंट 27 बेस पेयर का है। ये 27 बेस पेयर का सेगमेंट है। तो इस प्रकार से ये जो धागा आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, दिस वन, इट इज नोन एज लिंकर। हम इसी को नाम क्या देते हैं? इसी को हम लिंकर कहते हैं। हम इसको सीपी कहेंगे, ऑक्टामर। सीपी स्टैंड्स फॉर कोर पार्टिकल। आपके सामने स्ट्रक्चर यहां पे दिख रहा है। इस तरह से एक न्यूक्लियोसोम ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए है, इसकी लेंथ 54 बेस पेयर के बराबर है, 54 बेस पेयर्स। यहां से आधा हमने लिया 27 और 27 इधर वाला ले लो, तो ये कंप्लीट लिंकर होगा। लिंकर माने ऐसा डीएनए जो दोनों पार्टिकल को एक दूसरे से जोड़ रहा है, तो इसीलिए इसको हमने लिंकर डीएनए कहा है। और टोटल इसमें जो बेस पेयर्स आ रहे हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू 54 बेस पेयर्स। तो अब यहां पर अगर आप हम निकालें कि कोर पार्टिकल के हिस्से में कितना आ रहा है,
146 बेस पेयर है। और अगर हम ये निकालें कि इसमें जो लिंकर है इसमें कितना है, तो लिंकर में 54 होता है। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, 200 बेस पेयर्स यहां पर पाए जा रहे हैं। कितने पाए जा रहे हैं, 200 बेस पेयर्स पाए जा रहे हैं। यह है हिस्टोन प्रोटीन्स की पैकेजिंग डीएनए के साथ क्या करने के लिए, न्यूक्लियोसोम का निर्माण करने के लिए। हालांकि ये जो लिंकर में जो बेस पेयर्स होते हैं 54, ये नंबर फिक्स होता है, ये फिक्स्ड होता है, ये वेरी नहीं करता। लेकिन जो 146 है ये वेरी करता है। जो सीपी के हिस्से में है ये वेरिएबल क्वांटिटी है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये 146 से लेकर 206 तक होता है बेस पेयर तक। ये वेरिएशन है यहां देखने को मिलता है। लेकिन कोर पार्टिकल ये जो लिंकर है इसमें बेस पेयर 54 ही होंगे, ये फ्लैक्चुएट नहीं होगा कभी भी। कहां पे 1 पॉइंट नहीं है, 146 बेस पेयर है, 146 बेस पेयर है। सभी लोग लिख लिए हैं क्या, बोल तो रहे हैं 146, अरे कहीं असल में निशान बना रहा होगा ना, हमने लिख दिया, इस निशान को ध्यान नहीं दिया, वो चाक का निशान लगा होगा तो इसलिए 1.46 लग रहा देखने में। 146 बोल रहे हैं, 146 हमारे हाथों में इसे रहा हो तो इसे लग गया, हो गया 10 मिनट। 146 बेस पेयर होता है। हालांकि ये नंबर वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज, इसीलिए हमने इसकी रेंज लिखी है 146 से 206। तो अगर ये 206 है तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी न्यूक्लियोसोम में, 260। और अगर 146 है तो केवल 200 होगी। इसलिए ये रेंज जो आती है वो कितनी हो जाती है, 200 से 260 न्यूक्लियोसोम की। जब इसमें लिंकर जोड़ देंगे तो 146 में 54 जोड़ेंगे 200 होगा, और 206 में 54 जोड़ेंगे तो 260 होगा। तो ये इसकी एक रेंज होती है। लेकिन जो स्टैंडर्ड खाली एक वैल्यू अगर पूछेंगे तो आपको ये लिखना है 200, ये लिखना है 146, 100 और ये 54। तो आप लिख सकते हैं कि न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर कंज्यूम होंगे एक न्यूक्लियोसोम में, तो 200। न्यूक्लियर कोर पार्टिकल में कितने आएंगे, 146। लिंकर में कितने होंगे, 54। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसे आपको नोट करना है, क्वेश्चन इन्हीं पर पूछा जाएगा। अब आप यहां पर क्रोमेटिन का यही मॉडल है, स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर है ऐसे। अब ये तो हो गया क्रोमोनिमेटा, देखो यहां ध्यान से, ये हो गया क्रोमोनिमेटा, और जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था वही क्या है, क्रोमोमियर जिसको हम कहते थे, वो क्या चीज है, वो न्यूक्लियोसोम है। इस चीज को क्रोमेटिन को अगर अब हम इस तरह बनाएं तो कैसा दिखेगा, वही जो क्रोमेटिन अभी दिखाए थे इसके पहले, उस चीज को हम ऐसे बना लें, इसको ऐसे बनाएं। देखिए ये है, ऐसे दूसर का दिखाओ, ये देखिए क्रोमोसोम बन रहा है और क्रोमोमियर भी बन रहा है, यही है ना, H2A H2B वही सब है नाटक, H3 H4 ये सब है देखो, और यहां पर कौन है, H1 है। ऐसे ये सब हो जाएंगे और एक जगह पर ये फिक्स है, एंड दिस पॉइंट इज नोन है सेंट्रोमियर। ये कौन है, न्यूक्लियोसोम, जिसमें क्या है, कोर पार्टिकल प्लस लिंकर, ये चीज है। आप समझ गए होंगे कि ये बीडेड मॉडल है किस चीज का, क्रोमेटिन का, बीडेड और द न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ क्रोमेटिन। यही न्यूक्लियोसोम का डिटेल स्ट्रक्चर हमने यहां पर दिखाया है। दूरी यहां पर फिक्स है 54 बेस पेयर के बराबर। बात समझ गए। अगर आपको किसी भी क्रोमोसोम में नंबर ऑफ बेस पेयर पता हो कितने होंगे तो आप न्यूक्लियोसोम निकाल लेंगे या नहीं है। एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर चाहिए। अब मान लो जैसे 1000 बेस पेयर आपके पास उपलब्ध है तो कितने न्यूक्लियोसोम बनेंगे, 5। 200 से भाग के निकाल लेंगे उसको। समझ में आ गया ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट the nucleosome model of chromatin given by P outdate and it is the concept of bead on string. string on bead नहीं, क्या है, bead on string है, ये लिख लेना, it is the concept of bead on string। और इसके साथ न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट समाप्त हुआ। अभी क्रोमेटिन के बारे में कुछ और चर्चा करनी है लेकिन टाइम ओवर हो रहा है। अगले लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे इसके अगले सेगमेंट के बारे में, क्रोमेटिन के बारे में अभी बात जारी रहेगी। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही।